सोचिए, एक तांगे वाले का बेटा जुर्म की दुनिया से निकलकर सियासत का इतना बड़ा बाहुबली बन सकता है, और फिर 40 साल तक अपना एक पूरा साम्राज्य बनाने के बाद उसका अंत लाइव टीवी पर गोलियों की बौछार से हो। आज हम कहानी देख रहे हैं अतीक अहमद की, एक ऐसी कहानी जिसका हर पन्ना उसके अंत से भी कहीं ज्यादा सनसनीखेज था। चलिए उस रात में वापस चलते हैं। 15 अप्रैल 2023, शहर प्रयागराज। ये वही शहर है जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, और जहां एक वक्त था जब अतीक की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। उस रात हवा में एक अजीब सी टेंशन थी। कैमरों के फ्लैश और पत्रकारों की भीड़ माहौल को और भी घना बना रही थी। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। पुलिस की भारी भरकम सुरक्षा के बीच अतीक और उसके भाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए लाया जा रहा था। रिपोर्टर सवाल पूछ ही रहे थे, क्या कहना है आपको, कि तभी एक के बाद एक गोलियां की आवाज गूंज उठी। कुछ सेकंड्स का धुआं, शोर, और जब सब शांत हुआ तो दशकों से बना खौफ जमीन पर पड़ा था। और ये सब कुछ, हर एक पल पूरे देश की आंखों के सामने लाइव रिकॉर्ड हो गया। इस ड्रामेटिक अंत ने सही में पूरे देश को हिला कर रख दिया। लेकिन जानते हैं, ये अंत ही कहानी की असली शुरुआत है। इस अंजाम को समझने के लिए हमें उस सफर पे चलना होगा जो इलाहाबाद की तंग गलियों से शुरू हुआ और दिल्ली की संसद तक जा पहुंचा। सवाल तो यही है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ था। पुलिस ने मौके से ही तीनों हमलावरों को पकड़ लिया, लवलेश, अरुण और सनी। और उनका मकसद बड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि वो अतीक अशरफ गैंग को खत्म करके पूरे प्रदेश में अपना नाम बनाना चाहते थे। सोचिए, एक अपराधी का कद इतना बड़ा हो गया था कि उसे मारना दूसरों के लिए मशहूर होने का एक शॉर्टकट बन गया था। तो चलिए अब कहानी की जड़ तक चलते हैं। उस दौर में जब एक मामूली सा लड़का जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहा था और साथ ही सियासत की सबसे ऊंची सीढ़ियां चढ़ने का सपना देख रहा था। 1962 में इलाहाबाद में अतीक का जन्म हुआ। उसके पिता तांगा चलाते थे। घर की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी और अतीक का मन पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं लगा। नतीजा, सिर्फ 17 साल की उम्र में उस पर कत्ल का पहला इल्जाम लग गया। लेकिन उसकी मंजिल सिर्फ जुर्म की दुनिया तक नहीं थी। 1989 में उसने बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के यानी निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गया। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब शहर में एक नया बाहुबली आ गया है। उस समय इलाहाबाद का सबसे बड़ा नाम था गैंगस्टर चांद बाबा। कहते हैं कि अतीक ने जुर्म का ककाहरा उसी से सीखा था। लेकिन सियासत के बिसात पर अतीक ने अपने ही उस्ताद को मात दे दी। उसने सीधा चांद बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत भी गया। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड पर एक तरह से कब्जा था। और विधायक बनने के बाद अतीक ने वो किया जो उत्तर प्रदेश की सियासत की एक कड़वी सच्चाई बन गया। उसने खौफ और सत्ता, इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसे पीकर वो दशकों तक ताकत के नशे में चूर रहा। जरा ये आंकड़ा देखिए, 5 बार विधायक और 1 बार सांसद। ये दिखाता है कि उसका सिस्टम कितना मजबूत था। बाहुबली का मतलब ही यही होता है, जिसका खौफ इतना हो कि लोग डरकर वोट दें, और जिसका रसूख इतना हो कि लोग मदद के लिए भी उसी के दरवाजे पर आएं। उसके खिलाफ गवाही देने वाले या तो पलट जाते थे या फिर गायब हो जाते थे। और ये हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी ही हैरान करने वाली तस्वीर है। फूलपुर लोकसभा सीट, जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सांसद चुने गए थे, उसी सीट से 2004 में अतीक अहमद सांसद बना। और विडंबना देखिए, नेहरू 1962 में लगभग 64,000 वोटों से जीते थे और अतीक 2004 में लगभग 65,000 वोटों से। ये बताता है कि इन 40 सालों में फूलपुर की सियासत कहां से कहां पहुंच गई थी। सत्ता की भूख कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण था राजू पाल हत्याकांड। देखिए हुआ क्या, अतीक के सांसद बनने के बाद जो सीट खाली हुई, उस पर हुए उपचुनाव में उसके भाई अशरफ को बसपा के राजू पाल ने हरा दिया। ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ ही महीनों बाद 25 जनवरी 2005 को नए नए बने विधायक राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। सीट फिर खाली हुई, फिर उपचुनाव हुआ और इस बार अशरफ जीत गया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अतीक के खिलाफ जाने का मतलब है मौत। लेकिन कहते हैं ना, हर बुलंदी को एक दिन ज़वाल आता है। जो राजूपाल हत्याकांड अतीक के बाहुबल का शिखर था, वही उसके पतन की वजह भी बना। वक्त बदला, सरकारें बदलीं और अतीक का बनाया हुआ किला ढहने लगा। ये पतन एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ।
2007 में मायावती की सरकार ने उस पर कानूनी शिकंजा कसा। 2012 के बाद उसका चुनावी जादू भी फीका पड़ने लगा। फिर 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिशें तेज हो गईं और फिर आया साल 2023। पहले राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या हुई, जिसमें सीधा नाम अतीक और उसके परिवार का आया, और इसके कुछ ही हफ्तों बाद उसका बेटा असद एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उमेश पाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में गरजते हुए ये बयान दिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये एक तरह से ऐलान जंग था। ये साफ हो गया था कि अब सरकार अतीक के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने का मन बना चुकी है। और फिर वो हुआ जो पिछले 44 साल के उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड में कभी नहीं हुआ था। 100 से ज्यादा मुकदमों के बावजूद अतीक को पहली बार किसी केस में सजा मिली। 28 मार्च 2023 को उमेश पाल अपहरण केस में उसे उम्र कैद हुई, और ये उसकी मौत से ठीक 18 दिन पहले की बात है। कानून का पहिया आखिरकार घूम चुका था। अतीक की कहानी तो उसके उस नाटकीय अंत के साथ खत्म हो गई, लेकिन उसकी मौत अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ गई है जो शायद उसकी जिंदगी से भी ज्यादा बड़े और खतरनाक है। इन्हीं सवालों में से एक का कनेक्शन जुड़ता है आईएसआई से। हाँ, वही आईएसआई, यानी पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी जो भारत में आतंक फैलाने के लिए बदनाम है। और यही सबसे चौंकाने वाला और अनसुलझा सवाल है। पुलिस की चार्जशीट में यह दावा किया गया है कि अतीक ने खुद ये कबूला था कि उसके तार पाकिस्तान के आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आए हथियार पंजाब बॉर्डर पर मंगवाता था। अगर ये बात सच है तो अतीक सिर्फ एक बाहुबली या गैंगस्टर नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। ये एक ऐसा सवाल है जो अतीक की कहानी को एक नए और कहीं ज्यादा खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, जिसका जवाब शायद उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया।